तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे साइनेप्सिस की। देखो, मैंने आपको बताया था साइनेप्स क्या होता है। दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। मैंने आपको बताया था न्यूरॉन्स एंड टू एंड अरेंज होते हैं। एक न्यूरॉन ये है, दूसरा न्यूरॉन ये है, फिर तीसरा इसके नीचे, फिर नेक्स्ट ऑन, इस तरह से न्यूरॉन्स अरेंज होते हैं, मतलब एंड टू एंड। और हर दो न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है। जैसे एक न्यूरॉन ये, दूसरा ये, तो इनके बीच में एक गैप आपको दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? देखो, एक न्यूरॉन ये, एक ये, तो इनके बीच में एक गैप दिख रहा है। इस गैप का नाम होता है साइनेप्स। क्या नाम होता है? साइनेप्स। मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। देखो, एक न्यूरॉन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इस तरह से होगा। तो इनके बीच में ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं साइनेप्स। अगर ये स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो, ये गैप थोड़ा ज़्यादा हो, तो उसे हम बोलेंगे केमिकल साइनेप्स। और अगर ये गैप नैरो हो, कम हो, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो देखो, इसको ऐसे समझते हैं, अगर गैप नैरो है, या इतना रखते हैं, अगर गैप नैरो है तो इलेक्ट्रिकल, और गैप वाइड है तो केमिकल साइनेप्स। अगर नैरो गैप है तो इंपल्स के ट्रांसमिशन के, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स को पहुंचाने के लिए, उसको ट्रांसमिट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत फास्ट प्रोसेस होगा। और ना ही कोई मीडिएटर चाहिए। जैसे मैंने आपको जब इंपल्स का ट्रांसमिशन थ्रू साइनस पढ़ाया था, तो मैंने बताया था एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब इंपल्स जाती है तो एसिटल कोलाइन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी ज़रूरत होती है। देखो, ऐसे समझो, एक बड़ी सी नदी है, मुझे उसको पार करना है, तो मुझे एक मीडियम की ज़रूरत है। जैसे बोट, मैं बोट में बैठूंगा, एक पार से दूसरे पार चला जाऊंगा, ठीक है। और अगर ऐसा हो, मुझे केवल नाली को क्रॉस करना, नाली तो समझते हो ना, अगर एक नाली को क्रॉस करना हो तो ना तो हमें नहीं ज़रूरत है, तो हमें किसी न्यूरोट्रांसमीटर की या नाव की ज़रूरत नहीं है। हम तो ऐसे ही पैर उठाएंगे और नाली पार कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे होता है। अगर नैरो है साइनेप्स तो वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में, इसमें कोई न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं होती। इसमें इंपल्स बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्सॉन में ट्रैवल करती है। और जो केमिकल साइनेप्स होते हैं वो थोड़े से वाइड होते हैं, एंड दे रिक्वायर्स न्यूरोट्रांसमीटर टू ट्रांसफर और टू ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। जिस न्यूरॉन से इंपल्स आती है उसे बोलते हैं प्री साइनेप्टिक पार्ट, और जिस न्यूरॉन में जा रही होती है उसे बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक पार्ट। मतलब प्री और पोस्ट साइनेप्टिक के बीच में गैप कम तो इलेक्ट्रिकल, गैप ज़्यादा तो केमिकल। तो वही यहाँ पर लिखा है, प्री और पोस्ट के बीच में काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है, काफ़ी दूसरे के पास होते हैं। इसमें नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन सेम वैसे ही होता है जैसे एक्सॉन में होता है, काफ़ी फास्ट होता है, लेकिन ह्यूमन में ये बहुत रेयरली ही फाउंड होता है, ठीक है। अच्छा, केमिकल की बात करते हैं। ये जो गैप है काफ़ी ज़्यादा था, मोर, ठीक है, बीच में फ्लूइड होता है, उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। उसका इंपल्स का ट्रांसमिशन स्लो होगा, एंड दे रिक्वायर न्यूरोट्रांसमीटर टू ट्रांसमिट द इंपल्स। अब बात आती है न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह के हार्मोन होते हैं, इसलिए इनको हम न्यूरो हार्मोन कहते हैं। इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं, इसलिए न्यूरोट्रांसमीटर कहा। ये भी दो तरह के होते हैं, या तो ये प्रोसेस को बहुत तेज कर देंगे या उसको स्लो डाउन करेंगे। अगर तेज करते हैं तो एक्साइटेटरी, स्लो डाउन करते हैं तो इनहिबिटरी। तो नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन को तेज करने वाले एक्साइटेटरी, उसका एग्जाम्पल है एसिटाइलकोलाइन और एड्रेनालिन। और अगर आपसे पूछें नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन को स्लो डाउन करने वाले, मतलब इनहिबिट करने वाले, जिसमें आपसे पूछा था सेरोटोनिन, डोपामाइन एंड गावा। गावा का पूरा नाम को पता होना चाहिए, गावा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। तो ये हो गया इनहिबिटरी और ये हो गया एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद आगे बढ़े, फिर हम बात करते हैं, ये तो इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। बच्चों, जो नर्वस सिस्टम है इसकी स्टडी हम टू पार्ट्स में करते हैं, सीएनएस और पीएनएस। क्या बेटा? सीएनएस और पीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, और जो पेरिफेरल है उसमें हम नर्व्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नर्व्स की। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके भी दो पार्ट होते हैं। वो दो पार्ट्स कौन से? एक का नाम होता है एएनएस, आगे बताऊंगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। फिर से सुन लीजिए, जो सीएनएस है उसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें हम ब्रेन पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें सारी नर्व्स पढ़ेंगे। अब इस पीएनएस के दो पार्ट हैं, एएनएस और एसएनएस।
एएनएस मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये एक वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, सॉरी इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम है, हमारे इंटरनल ऑर्गन की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए है, वो भी इनवॉलेंट्री तरीके से। जबकि हम एसएनएस की बात करें, ये हमारे स्केलेटल से रिलेटेड है, हमारे स्केलेटल के मूवमेंट के लिए है, या हम कहें ये वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए है, या वॉलेंट्री रेगुलेशन के लिए। तो वॉलेंट्री रेगुलेशन एसएनएस में काउंट होता है, इनवॉलेंट्री रेगुलेशन एएनएस में काउंट होता है, और ये दोनों पीएनएस के पार्ट होते हैं। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़े। देखिए अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सीएनएस। सीएनएस में पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन देन स्पाइनल कॉर्ड। तो पहले ब्रेन पढ़ लेते हैं। ब्रेन के बारे में देखिए, ब्रेन कहाँ है? ब्रेन है आपके हेड में, ये हेड है आपका, इस हेड के अंदर इस वाले हिस्से में ब्रेन है, इसको बोलते हैं क्रेनियम या क्रेनियल बॉक्स। इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? आपका ब्रेन। ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये वो पार्ट है जो पूरी बॉडी की एक्टिविटी को प्रोसेस कराएगा, उसको कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक, ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? आपके स्कल के इस वाले पार्ट में, जिसको बोलते हैं क्रेनियम या क्रेनियल कैविटी में, पहली चीज। सेकंड, इस ब्रेन के मान लो ये ब्रेन है तो इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं मैनेजेस। और वो जो मैनेजेस है वो 3 लेयर से बनी होती है। आउटर लेयर ड्यूरा मैटर, मिडिल एरिकनॉइड एंड इनर मोस्ट पाया मैटर। तो फिर से देखिए, ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? क्रेनियम में, इसे क्रेनियल बॉक्स भी कहते हैं। उसके बाद ये किससे कवर्ड है? मैनेजेस में, जिसमें आउटर ड्यूरा मैटर, मिडिल इरेक्नॉइड और इनर पाया मैटर। याद रखना आउटर कौन सा है, इनर कौन सा है। फ्रॉम आउटर टू इनर ड्यूरा, एरिक और पाया मैटर, और इनर टू आउटर तो पाया मैटर, एरिकनॉइड और ड्यूरा मैटर। इसके अलावा ड्यूरा मैटर एरिकनॉइड के बीच में स्पेस होता है, सब ड्यूरल स्पेस, जिसमें वाटरी फ्लूइड होता है। एरिकनॉइड पाया मैटर के बीच में एक स्पेस होता है, सब एरिकनॉइड स्पेस। इसमें सीएसएफ भरा होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, और इसको बनाते हैं कोरोइड प्लक्सस। देखिए ब्रेन के अंदर कोरोइड प्लक्सस होते हैं, वही कोरोइड प्लक्सस होते हैं जो कि इस सीएसएफ को बनाते हैं, जो ब्रेन की कैविटी में प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ब्रेन की कैविटी में प्रेजेंट होगा, ब्रेन की कैविटी का नाम होता है वेंट्रिकल्स। तो ब्रेन वेंट्रिकल में प्रेजेंट होगा या ब्रेन की कैविटी में प्रेजेंट होगा। उसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसमें जो सेंट्रल कैनाल होती है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ये सीएसएफ। कौन बनाएगा? कोरोइड प्लक्सस। चलो मैं लिख देता हूं, सीएसएफ सिक्रीटेड बाय कोरोइड प्लक्सस, सिक्रीटेड बाय कोरोइड प्लक्सस। अगर आपसे पूछें ये कोरोइड प्लक्सस कहाँ होते हैं, तो आप बताओगे ब्रेन के अंदर। ब्रेन का एक पार्ट होता है डायंसीफिलॉन, एक होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, उसके अंदर देखने को मिलते हैं। एंटीरियर वाले कोरोइड प्लक्सस डायंसीफिलॉन में एंड पोस्टीरियर वाले मेड्यूला ऑब्लंगेटा में होते हैं। ठीक है, क्या काम है? सीएसएफ बनाना। सीएसएफ का क्या काम है? कुशन की तरह काम करना, ब्रेन के लिए प्रोटेक्शन देना, नरिशमेंट देना, मॉइस्ट रखना ब्रेन को, गैसेस पहुंचाना, बहुत सारे काम होते हैं सीएसएफ के। सीएसएफ ब्लड का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? ब्लड का ही पार्ट होता है। जैसे लिम्फ ब्लड का पार्ट होता है, ऐसे सीएसएफ भी ब्लड का ही पार्ट होता है। ठीक है, आपने क्या देखा, ये ब्रेन है, ब्रेन के चारों तरफ 3 लेयर्स हैं। सबसे पहले चिपकी हुई लेयर, उसका नाम है पाया मैटर। इस ब्रेन और पाया मीटर के बीच में कोई स्पेस नहीं होता। उसके बाद मिडिल लेयर एरिकनॉइड, उसके बाद आउटर लेयर ड्यूरा मैटर। ड्यूरा एरिकनॉइड के बीच में सब ड्यूरल स्पेस, जिसमें वाटरी फ्लूइड है। एरिकनॉइड और पाया मैटर के बीच में सब एरिकनॉइड स्पेस, जिसमें सीएसएफ प्रेजेंस। ये पूछा जाता है। आगे बढ़े। ये तो हो गया ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है, कवरिंग क्या है और उसका फ्लूइड क्या है। लगभग 1.5 kg, कितना वेट है इसका? 1.5 kg इसका वेट होता है। किसका? ब्रेन का। ठीक है, आगे बढ़े। अब ब्रेन का आप स्ट्रक्चर देखें, ये देखिए ब्रेन का स्ट्रक्चर। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के, अभी मैं आगे बना के दिखाऊंगा, लिखूंगा भी, फिलहाल समझिए ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ब्रेन के कितने पार्ट हो गए? 3। कितने पार्ट? 3। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन के अगेन 3 पार्ट है। सेरेब्रम, जो कि फोर ब्रेन क्या, पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। जितना भी हमें ब्रेन का पार्ट बाहर से दिखाई देता है वो सब सेरेब्रम है। 80% पार्ट ब्रेन का सेरेब्रम है, या हम कहें तो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। कौन? सेरेब्रम। इसके बाद दूसरा पार्ट होता है ऑल्फैक्टरी लोब, तीसरा होता है डायंसीफिलॉन। अभी आगे लिख के दिखाऊंगा।
सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, डायंसिफिलॉन, ये फोर ब्रेन के पार्ट हैं। मिड ब्रेन का डिवीजन नहीं है। हाइंड ब्रेन के फिर 3 पार्ट हैं, सेरेबेलम, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ठीक है, तो यहां पर आपको एक डायग्राम बना के दिखाया है जिसका नाम है ब्रेन। अब इसको समझते हैं। देखिए, जब आप ब्रेन को देखोगे तो ब्रेन 2 हेमिस्फीयर में बदला हुआ है। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? सेरेब्रम, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, आधा पार्ट इधर का, आधा पार्ट इधर का, इसको हम बोलते हैं सेरेब्रम। ठीक है, ब्रेन के कितने पार्ट है? 2। सॉरी, ब्रेन के सेरेब्रम के कितने पार्ट है? 2, एक इधर का, एक इधर का। इसको बोलते हैं हाफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। एक ये, इस तरह से। ये देखिए 2, एक हेमिस्फीयर, दोनों हो गए। ठीक, अब इन दोनों हेमिस्फीयर को नीचे से कौन कनेक्ट करेगा? एक हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर, दोनों को कनेक्ट करने के लिए नीचे, जैसे ये मेरे थंब दिख रहे हैं, इस तरह से नीचे एक स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम होता है कॉर्पस कैलोसम। क्या नाम होता है मेरे बच्चों? कॉर्पस कैलोसम। वो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये जितना भी पार्ट दिख रहा है, अभी मैंने इसमें सल्काई ग्राही नहीं दिखाए हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पूरा, ये वाला पार्ट, ये वाला, इस पूरे पार्ट का नाम है सेरेब्रम। क्या नाम मेरे बच्चे? सेरेब्रम। अब इस सेरेब्रम के 2 हेमिस्फीयर हैं, 2 पार्ट हैं, उनको कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर का नाम है कॉर्पस कैलोसम। क्या नाम मेरे बच्चों? कॉर्पस कैलोसम। इसी कॉर्पस कैलोसम के नीचे के पार्ट को डायंसिफिलॉन कहते हैं, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। इस कॉर्पस कैलोसम के नीचे के पार्ट को हम डायंसिफिलॉन कहते हैं, जिसके 3 पार्ट हैं, अपर पार्ट एपिथैलेमस, मिडिल थैलेमस, लोअर हाइपोथैलेमस। तो जो कॉर्पस कैलोसम है, ये सेरेब्रम के दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करेगा। फिर इसके नीचे क्या देखने को मिलेगा आपको? स्पेस देखने को मिलेगा, जिसका नाम है डायंसिफिलॉन। और वो जो डायंसिफिलॉन है, इसके 3 पार्ट है, मिडिल थैलेमस, ऊपर एपी और नीचे हाइपो, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक, उनका भी रोल पढ़ाऊंगा। इस डायंसिफिलॉन के नीचे की तरफ जो है वो है मिड ब्रेन। उसके बाद ये फूला हुआ पार्ट दिख रहा है, इसका नाम है पॉन्स। उसके बाद एक लंबी सी दिख रही है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, और ये जो पीछे दिख रहा है, इसका नाम है सेरेबेलम। सेरेबेलम सेकंड सबसे बड़ा पार्ट है। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन? सेरेब्रम। सेकंड सबसे बड़ा कौन? सेरेबेलम। क्लियर हो गया? तो ये हो गए पूरे पार्ट। अगर आप सेरेब्रम को देखोगे तो यहां पर कुछ फोल्ड दिखाई देंगे। सेरेब्रम में यहां पे कुछ फोल्ड दिखाई देंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से यहां पे सेरेब्रम में फोल्ड दिखाई देंगे, जिनको सल्काई और गिराई बोलते हैं, या गायरी। सल्काई और गायरी बोलते हैं इनको। ठीक है, अब इसको हम और डिटेल में आपको बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? जो ब्रेन है, इसके 3 पार्ट्स हैं। क्या क्या बताया था? जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। इसके 3 पार्ट्स कौन से? नंबर 1 है फोर ब्रेन। क्या है मेरे बच्चों? फोर ब्रेन। सेकंड है मिड ब्रेन, एंड लास्ट वन इज हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, और फिर हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। क्यों मेरे बच्चों, इतनी बात क्लियर है आपको? है ना मेरे बच्चों? फिर फोर ब्रेन के मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे। कौन कौन से? एक था आपका सेरेब्रम, जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ये देखिए, एक पार्ट है जिसका नाम है सेरेब्रम, जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। सेकंड है डायंसिफिलॉन। मैंने बताया था डायंसिफिलॉन सेरेब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है, कॉर्पस कैलोसम के नीचे। एंड थर्ड वन होता है ऑल्फैक्टरी लोब। और आपको बताया था ये जो मिड ब्रेन है, इसके कोई डिवीजन नहीं है। हाइंड ब्रेन के अगेन 3 पार्ट हैं। एक का नाम है पॉन्स, एक का नाम है सेरेबेलम, और लास्ट वन है आपका मेड्यूला ऑब्लंगेटा। क्या नाम मेरे बच्चों? मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ऑब्लंगेटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्रेन। दूसरा नाम एंसेफिलॉन। 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। सेरेब्रम, डायंसिफिलॉन, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। सॉरी, ऑल्फैक्टरी लोब। मिड ब्रेन के डिवीजन नहीं है, इसके हैं पॉन्स, सेरेबेलम, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, और आपका हाँ, यही 3 पार्ट हैं। अब एक एक करके समझते हैं आगे की कहानी। आगे का समझते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन पकड़ लेते हैं और आपको दिखाते हैं सेरेब्रम। ठीक है, क्या बताया था मैंने? सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट है। सबसे पहले लेके चलते हैं फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेरेब्रम। नंबर 1 सेरेब्रम लेके चलते हैं। क्या बताया था मेरे बेटे सेरेब्रम के बारे में? कि जो सेरेब्रम होते हैं, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। पहली बात, 80% पार्ट है। दूसरा, इसके 2 लोब होते हैं,
मतलब ये दो पार्ट से डिवाइड है, एक इधर का एक इधर, मतलब 2 हाफ में डिवाइड है। उनका नाम है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब आप ऐसे देख सकते हो, मैं बना के दिखाता हूँ इस तरह से। ये बनाया हमने हाफ हेमिस्फीयर, तो एक हो गया ये वाला, ये हो गया आपका राइट और ये हो गया आपका लेफ्ट। ठीक, तो दो हेमिस्फीयर हो गए, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये जो दोनों हेमिस्फीयर हैं आपस में कनेक्ट है कॉर्पस कैलोसम से। उसके बाद इसमें ग्रुप्स होती हैं इस तरह से, ये लाइंस दिख रही हैं आपको, इनकी वजह से इसमें दो पार्ट होते हैं, एक धसा हुआ पार्ट और एक उभरा हुआ पार्ट। जैसे हमारी फिंगर्स होती है, इसमें ये उभरा हुआ पार्ट है और ये जो लाइंस दिख रही हैं ये आपका धसा हुआ पार्ट है। तो जो लाइंस दिख रही हैं ये है सल्काई और जो उभरा हुआ पार्ट है ये गायरी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें फोल्ड दिखाई देंगे। ठीक, तो ये जो लाइंस हैं इनका नाम है सल्काई और ये जो अंदर का पार्ट है इसका नाम, ये उभरा हुआ जो पार्ट है इसका नाम है गायरी। गायरी को गायरस, सल्काई को सल्कस कह सकते हैं। तो एक बात तो हमने क्या लिख दी, लार्जेस्ट पार्ट है। क्या लिखा मेरे बच्चों, लार्जेस्ट पार्ट। कितना परसेंट, लगभग 80% पार्ट। ये क्लियर हो गया। इसमें कितने हेमिस्फीयर हैं, तो आप बताओगे हैविंग 2 हेमिस्फीयर और उनका नाम है सेरेब्रल। याद रहे, यहां पर मैं सेरेब्रल बोल रहा हूं और जब सेरेबेलम पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा सेरेबेलर। दिस इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर और उसको क्या बोलूंगा, सेरेबेलर, सेरेबेलर हेमिस्फीयर। ठीक, और ये कनेक्टेड किससे हैं, तो आप बताओगे बोथ कनेक्टेड विद, बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर कनेक्टेड विद व्हाट, कनेक्टेड विद कॉर्पस कैलोसम, कनेक्टेड विद कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये दोनों किससे कनेक्ट है, कॉर्पस कैलोसम। क्या होता है, ये नर्व का ट्रैक्ट होता है, नर्व का एक बंडल है, उसी नर्व के बंडल को कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अब जो सेरेब्रम होता है इसके 2 पार्ट्स हैं, हैविंग, पहले तो इनके बारे में लिख देते हैं, हैविंग सल्काई एंड गिराई। ठीक है, और सल्काई और गिराई किससे बनते हैं, फोल्ड से, और फोल्ड को हम बोलते हैं बेटा कन्वर्जेंस। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस। इसमें भी कन्वर्जेंस होते हैं, सेरेबेलम में भी कन्वर्जेंस होते हैं। ठीक है, तो आप बताओगे इनमें सल्काई और गिराई प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब इसके पार्ट्स कितने हैं, जो सेरेब्रम है इसके कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स, हैविंग कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट है कॉर्टेक्स और एक पार्ट है मेड्यूला। ठीक, अब जो कॉर्टेक्स है वो मेन है। देखो सेरेब्रम के 2 पार्ट हो गए, जो सेरेब्रम उसको भी 2 पार्ट्स में, एक कॉर्टेक्स और एक मेड्यूला। अब इस कॉर्टेक्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, अब देखिए जो इसका कॉर्टेक्स है उसके बारे में क्या समझ में आता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऐसे करके, ये देखिए, हम बात कर रहे हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स की। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है मेरे बच्चों, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है आउटर पार्ट और एक है इनर पार्ट। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के 2 पार्ट हैं, आउटर पार्ट इसका नाम होता है ग्रे मैटर। क्या नाम है मेरे बच्चों, ग्रे मैटर। और इनर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं वाइट मैटर। अब बताइए ऐसा क्यों, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप क्या बताओगे, जो सेरेब्रम है उसके 2 पार्ट, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और उन सेरेब्रल हेमिस्फीयर के 2 पार्ट, एक कॉर्टेक्स और एक मेड्यूला। फिर जो कॉर्टेक्स है उसके 2 पार्ट, आउटर वाला ग्रे, इनर वाला वाइट। अब बताइए ऐसे कैसे, देखो सपोज कर लो ये आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। अब इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर न्यूरॉन अरेंज है। न्यूरॉन कुछ ऐसे अरेंज हैं कि बाहर की तरफ होगा साइटोन और अंदर की तरफ होगा एक्सॉन। ठीक है, बाहर की तरफ साइटोन मतलब पेरीफेरी की तरफ साइटोन और अंदर मतलब सेंटर की तरफ क्या होगा, एक्सॉन। अब अगर ऐसा होगा तो अंदर हो जाएगा व्हाइट और बाहर हो जाएगा ग्रे मैटर। ऐसा क्यों, व्हाइट मैटर इसलिए
क्योंकि यहां पर एक्सॉन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक्सॉन। और आप जानते हो न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है उसमें माइलिन शीथ होती है और वो लिपिड की बनी होने की वजह से व्हाइट कलर की होती है, तो अंदर हो गया व्हाइट मैटर। और जो बाहर पेरिफेरल पार्ट है वो हो गया ग्रे मैटर। अब आप पूछोगे सर तो ग्रे मैटर क्यों है? क्योंकि वहां पर साइटोन प्रेजेंट है। न्यूरॉन का कौन सा पार्ट प्रेजेंट है? साइटोन। और जहां पर साइटोन होता है वो ग्रे मैटर हो जाता है। आप केवल सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट याद रखिए। स्पाइनल कॉर्टेक्स स्पाइनल जो कॉर्ड पढ़ाऊंगा उसमें भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स होगा, लेकिन वहां पे ये पोजीशन उल्टी हो जाएगी। मतलब इनर हो जाएगा ग्रे और आउटर हो जाएगा व्हाइट, क्योंकि वहां पे न्यूरॉन अरेंज उल्टे होते हैं। उसमें साइटोन होता है सेंटर में और पेरीफेरी पर क्या होता है? एक्सॉन। लेकिन अब आप दोनों याद करोगे तो भूल जाओगे कौन सा किसका था, तो केवल इसी का याद करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या देख लिया? सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है, 80% है, 2 हेमिस्फीयर है, कॉर्पस कैलोसम से कनेक्टेड है, इसमें गायरी और सल्काई प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स मेड्यूला है, कॉर्टेक्स के 2 पार्ट ग्रे मैटर व्हाइट मैटर। ठीक है, ग्रे क्योंकि साइटोन है और व्हाइट क्योंकि एक्सॉन है। सॉरी गलत बोल गया, हाँ सही बोल गया, बिल्कुल सही बोला। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर ब्रेन को देखो तो ब्रेन के कई सारे पार्ट्स हैं इस तरह से। ठीक है, तो ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं? एक पार्ट ये है फ्रंटल लोब। कौन सा? फ्रंटल। एक ही होता है पैराइटल लोब। एक होता है पैराइटल के बाद ऑसिपिटल। ऑसिपिटल। और एक होता है टेम्पोरल। टेम्पोरल। तो सेरेब्रम के 4 पार्ट्स हो गए। अब मैं दिखाता हूं कहां कहां। देखो, सेरेब्रम का ये वाला पार्ट फ्रंटल, ये वाला ऊपर वाला पैराइटल, पीछे वाला ऑसिपिटल और ये साइड वाला टेम्पोरल। नाम कुछ सुने सुने से लग रहे? पीछे लोकोमोशन वाले चैप्टर में स्कल की बात करी थी, उसकी क्रेनियल बोन करी थी, तो फ्रंटल बोन, 2 पैराइटल, 1 ऑसिपिटल, 2 टेम्पोरल और अंदर इथमॉइड और स्फेनॉइड पढ़ाई थी, उसी से रिलेटेड है। तो सेरेब्रम के 4 पार्ट्स हो गए, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। इनके अपने अपने काम भी हैं, तो मैं इसको अलग से लिख देता हूं। यहां लिखता हूं सेरेब्रम डिवाइडेड इनटू सेरेब्रम लिख दो या सेरेब्रल हेमिस्फीयर लिख दो। एक हो गया फ्रंटल। क्या हो गया मेरे बेटे? फ्रंटल लोब। ये किस लिए है तो आप बताओगे? आपसे पूछे फ्रंटल लोब का काम क्या है, तो थिंकिंग का काम जो होता है वो फ्रंटल लोब से होता है। तो फ्रंटल लोब का काम है थिंकिंग का। ठीक है, फिर बात करते हैं पैराइटल का। पैराइटल का काम होता है हैंड स्किल्स। जो पैराइटल लोब है उसका काम है हैंड स्किल्स का, जो हमारी हैंड स्किल्स होती हैं उसकी बात हो रही है। फिर बात होती है ऑसिपिटल की। कौन सा लोब मेरे बच्चों? ऑसिपिटल लोब। और जो ऑसिपिटल लोब होता है उसका काम क्या होता है? विजन। इसका काम होता है विजन का, देखने का। ठीक है, और लास्ट होता है टेम्पोरल। जो टेम्पोरल होता है उसका काम होता है मेमोरी का, मेमोरी का और हियरिंग का। क्लियर हुआ? तो जो सेरेब्रम है, हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे बच्चों? सेरेब्रम की। सेरेब्रम के 4 पार्ट हो गए, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। ये थिंकिंग के लिए, हैंड स्किल के लिए, विजन के लिए, हियरिंग और मेमोरी के लिए। तो आपसे पूछें सेरेब्रम का काम क्या है? वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल कर रहा है, थॉटफुल प्रोसेस कर रहा है, ये सारे काम हो रहे हैं कंट्रोल। बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े। अब देखिए, ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, क्या चाहिए मेरे बेटे? जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, एक सेकंड में इसको जरा हटा दूं। जो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसके 3 रीजन्स होते हैं। जो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है जिसको हम आउटर ग्रे और इनर वाइट बोल रहे हैं, तो इस कॉर्टेक्स में 3 रीजन देखने को मिलते हैं, 3 पार्ट्स। एक सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, एसोसिएशन एरिया। पूछा जाता है तुम लोग क्या करते हो? मोटर एरिया से पूछा, तुम बताओ तो अपना काम क्या है?
बोले मैं मसल के वॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता हूं। अच्छा ठीक है। सेंसरी तुम बताओ। बोले मैं सेंस ऑर्गन के फंक्शन को कंट्रोल करता हूं। एसोसिएशन तुम बताओ। ना तो सेंसरी और ना ही मोटर फंक्शन, ये क्लियर ही नहीं है। नीदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर, नीदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर, लेकिन ये तीन काम करता है, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, कम्युनिकेशन और मेमोरी, तीनों काम कर सकता है। कौन? एसोसिएशन एरिया। तो समझते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसकी बात करते हैं। हैविंग थ्री पार्ट्स, हैविंग थ्री पार्ट्स, और उन थ्री पार्ट्स के नाम क्या हैं? नंबर 1 सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया क्या करता है? कंट्रोल सेंसरी और सेंस ऑर्गन्स के फंक्शन को, कंट्रोल्स फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन्स, फंक्शंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स। दूसरा क्या बताया था? मोटर एरिया, मोटर एरिया क्या करता है? ये वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ मसल को कंट्रोल करता है, मसल के वॉलेंट्री मूवमेंट को, कंट्रोल्स वॉलेंट्री मसल या वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ मसल्स। ठीक है। फिर कौन सा आएगा? एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन इधर लिख देता हूं, एसोसिएशन एरिया किस लिए होता है? फॉर इंटरसेंसरी एसोसिएशन, एसोसिएशन, उसके बाद मेमोरी, और एक तो मेमोरी हो जाएगी, और क्या है आपका? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया? तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के कितने रीजन? 3। सेंसरी एरिया सेंस ऑर्गन के फंक्शन को कंट्रोल करेगी, मोटर एरिया मसल के वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करेगी, एसोसिएशन एरिया ये ना तो क्लियरली सेंसरी फंक्शन है शो करेगा, ना ही क्लियरली मोटर फंक्शन शो करेगा। तीन काम कराएगा, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, उसके बाद मेमोरी और फिर कम्युनिकेशन। इतनी बात समझ में आ गई? इसके अलावा इसी सेरेब्रम से रिलेटेड आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखेंगे जिनका नाम है लिम्बिक सिस्टम। ठीक, वो लिम्बिक सिस्टम किस लिए होते हैं वो भी आगे पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको ये सारे पार्ट बता देता हूँ वन बाय वन। ठीक, आगे बढ़े। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं ब्रेन के और पार्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं फोर ब्रेन। तो सबसे पहला पार्ट तो देख लिया सेरेब्रम, जो सबसे बड़ा पार्ट है। सेकंड जो इसका फ्रंटल पार्ट है, उसमें इसका सेकंड पार्ट है जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी लोब। फ्रंटल पार्ट में देखो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हाफ इधर का हाफ इधर का, तो फ्रंटल के भी दो पार्ट हो गए। तो एक फ्रंट लोब, एक ऑल्फैक्टरी लोब इस फ्रंटल में, एक ऑल्फैक्टरी लोब इस फ्रंटल में। तो फ्रंटल लोब के अंदर दो ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट है। कितने? 2 ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट इन फ्रंटल लोब। और उनका काम क्या है? उनका काम है स्मेल को रिकॉग्नाइज करना। हमारी नोज से ऑल्फैक्टरी नर्व निकलती है और ब्रेन के इसी ऑल्फैक्टरी लोब में जाती है, जिससे हमें स्मेल का रिकॉग्निशन होता है। और ये सॉलिड पार्ट है, जबकि सेरेब्रम कैसा था? हॉलो, और इसमें कैविटी होती है। कैविटी तो फिलहाल एंड में मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिलहाल इतना समझते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी पार्ट। क्या नाम है? ऑल्फैक्टरी पार्ट कह दो या ऑल्फैक्टरी लोब कह दो। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? ऑल्फैक्टरी लोब 1 पेयर है, सॉलिड है, मतलब इसमें कोई कैविटी है नहीं, और ये किसके लिए? फॉर स्मेल, मतलब ये स्मेल के रिकॉग्निशन के लिए होते हैं। तो क्या बताओगे? ये 1 पेयर है, ये सॉलिड है, मतलब नो कैविटी, इसमें कोई कैविटी नाम की चीज़ नहीं होती है। ये होते हैं फॉर स्मेल। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आप बताओगे प्रेजेंट इन फ्रंटल लोब,
इन फ्रंटल लोब, किसका फ्रंटल लोब? तो आप बताओगे फ्रंटल लोब ऑफ सेरेब्रम। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो। प्रेजेंट इन फ्रंटल लोब ऑफ सेरेब्रम। ठीक, चलिए अब आता है थर्ड पार्ट। फोर ब्रेन का थर्ड पार्ट है डाइंसिफिलॉन। क्या नाम मेरे बच्चों? डाइएन्सिफिलॉन। ये कॉर्पस कैलोसम के नीचे प्रेजेंट है और चारों तरफ से सेरेब्रम से कवर्ड है। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम के नीचे है और सेरेब्रम से चारों तरफ से कवर्ड है। और इसके थ्री पार्ट्स होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इनके बारे में अब पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या जानते हैं। प्रेजेंट बिलो द कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम एक चीज, दूसरा कवर्ड विद या सराउंडेड विद सेरेब्रम। तो सेरेब्रम से ये चारों तरफ से सराउंडेड होते हैं। कौन? डाइंसिफिलॉन। फिर आप क्या बताओगे? आप बताओगे जो डाइंसिफिलॉन होते हैं इसके थ्री पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? थ्री। एक का नाम एपीथैलेमस। एपीथैलेमस, इससे पीनियल ग्लैंड जुड़ी होती है, आगे पढ़ेंगे। एंडोक्राइन वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ाएंगे। फिर थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, अब सब कुछ नहीं लिख रहा हूं, समझा रहा हूं। डाइंसिफिलॉन में जो अपर पार्ट है वो एपिथैलेमस, उसके नीचे थैलेमस और सबसे नीचे हाइपोथैलेमस। इसको बोलते हैं रिले सेंटर। क्यों बोलते हैं भाई इसको रिले सेंटर? इसलिए चाहे सेंसरी नर्व हो चाहे मोटर नर्व हो, वो यहीं से होते हुए जाएंगे, तो उनका रिले यहीं से होता है, इसीलिए बोलते हैं रिले सेंटर। चाहे सेंसरी हो चाहे मोटर, दोनों नर्व यहीं से होते हुए जाएंगे। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट, क्या क्या काम है? एक तो ये मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। पहले सुनो, पीनियल ग्लैंड इससे अटैच्ड होती है, पिट्यूटरी इससे अटैच्ड होती है। पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड और ये उस मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड या फिर बाप, पिट्यूटरी ग्लैंड का बाप कह सकते हैं। अच्छा, इसका काम समझते हैं, है ना। मेन चीज़ है इसका काम। जो हाइपोथैलेमस होता है हार्मोन बनाता है, इसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं जिनको न्यूक्लियाई कहते हैं, वो बनाती हैं हार्मोन, पहला काम। दूसरा, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तीसरा, इमोशनल रिएक्शंस को रेगुलेट करता है, जैसे भूख, प्यास, सुख, दुख, प्रेम, घृणा, नफरत, ये सारी चीज़ें इसी से कंट्रोल होती हैं। प्रेम, फालतू में दिल को बदनाम करते हैं, मेरा दिल आ गया था उस पर। ठीक है भैया, ऐसा कुछ नहीं, दिल बेचारा अपना काम कर रहा है ईमानदारी से ब्लड पंप करने का। जो भी प्यार और नफरत जो होती है वो इससे होती है। तो आज के बाद कोई भी कहे हाइपोथैलेमस आ गया था उस पर, दिल तो बच्चा है जी, ना ना ना, हाइपोथैलेमस बच्चा है जी। बात समझ में आ गई मेरी? तो क्या बता रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ते। हाइपोथैलेमस क्या करता है? रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर, इमोशनल रिएक्शंस, इमोशनल रिएक्शंस। कौन सी इमोशनल रिएक्शंस को ये रेगुलेट करता है? तो आप बताओगे। हंगर, थर्स्ट, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, सॉरो, लव, हेट, सब कुछ इसी से कंट्रोल हो रहा है। ठीक, उसके अलावा सिक्रीट्स हार्मोन्स। कौन से हार्मोन करता है वो आगे हम आपको फ्यूचर में पढ़ाएंगे, अगले चैप्टर में। क्लियर हो गया? तो ये हो गया ऑल्फैक्टरी लोब, ये हो गया डाइंसिफिलॉन। ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में पता लग गया, डाइंसिफिलॉन के ये सारे काम। ठीक, तो ये हो गया फोर ब्रेन कंप्लीट। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन के बारे में जानते हैं। मिड ब्रेन, चलिए समझते हैं। डाइंसिफिलॉन भी हॉलो होता है, सेरेब्रम भी हॉलो था। ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है।
अगर हम मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन में 4 ऑप्टिक लोब होते हैं जो कि सॉलिड है, और उन ऑप्टिक लोब की अगर हम बात करें तो उन सॉलिड ऑप्टिक लोब को कॉमनली कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहा जाता है, जिसमें ऊपर वाले सुपीरियर कॉलिकुली, नीचे वाले इंफीरियर कॉलिकुली, और ऊपर वाले का काम है विजन और नीचे वाले का काम ऑडिटरी, मतलब सुनना। तो ऑडिटरी रिफ्लेक्स लोअर वाले से और अपर वाले से विजुअल रिफ्लेक्स मतलब विजन के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। मैं लिखता हूं, देखो क्या क्या बताएंगे, पहले बनाता हूं। देखिए इसमें 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 ऑप्टिक लोब्स से इनको कॉमनली कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। हम लिख देते हैं 4 ऑप्टिक लोब्स फाउंड, ऑप्टिक लोब्स फाउंड, ठीक है, जिनको कॉमनली हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, कॉमनली नोन एज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। तो आपसे पूछे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहाँ पर है तो आप बताओगे मिड ब्रेन। इंपॉर्टेंट है ये। कितने लोब हैं ये 4, जिनमें से ऊपर वाले 2 का नाम क्या है, सुपीरियर कॉलिकुली, सुपीरियर कॉलिकुली, ये होते हैं फॉर विजन या विजुअल रिफ्लेक्स, विजन बोल सकते हैं या विजुअल रिफ्लेक्स बोल सकते हैं। नीचे वाले का नाम है इंफीरियर कॉलिकुली, इंफीरियर कॉलिकुली, और इनका काम है ऑडियो रिफ्लेक्स, फॉर ऑडियो रिफ्लेक्स या ऑडिटरी रिफ्लेक्स या हियरिंग के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। इसी से एक्विडक्ट भी क्रॉस होती है, मिड ब्रेन वाले पार्ट से ही एक्विडक्ट होती है जो फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट कर रही होती है, ठीक है, और उसी से होती हुई CSF नीचे की तरफ आएगा। एक डक्ट होती है बस, उसका नाम एक्विडक्ट या डक्ट ऑफ सिल्वियस या आइटर कहते हैं, ठीक है, सेरेब्रल एक्विडक्ट नाम होता है उसका, वो हम अभी कैविटी बनाएंगे उसमें बताएंगे। तो फोर ब्रेन कंप्लीट हो गया, मिड ब्रेन हो गया, अब बस हाइंड ब्रेन बचा है, जैसे पॉन्स, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट थे, पॉन्स, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा। एक एक करके इन सब के बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं, तो नंबर 1 पार्ट है पॉन्स। तो चलिए पॉन्स की बात करते हैं। पॉन्स में कई सारे नर्व ट्रैक होते हैं, मतलब कई सारे नर्व फाइबर्स होते हैं, और वो नर्व फाइबर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को इससे कनेक्ट करते हैं, या हम ये कहें ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करने में हेल्प करता है थ्रू देयर नर्व, ठीक है। जैसे सेरेब्रम को सेरेबेलम से कनेक्ट करना है तो ये भी कर सकता है, मिड ब्रेन को भी कनेक्ट कर सकता है। तो मतलब पॉन्स के पास नर्व ट्रैक हैं जिसके थ्रू ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करता है, पहली चीज। दूसरा, ये विजन, हेयरिंग और रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार है। रेस्पिरेशन वाली बात तो हम आपको पढ़ा चुके हैं ब्रीदिंग वाले में कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, ब्रीदिंग के रेट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक। तो इतनी बात हम लिख देते हैं। क्या क्या बताओगे, हैविंग, अरे क्या लिख दिया हमने, चलिए सही कर लेते हैं। हैविंग नर्व ट्रैक, नर्व ट्रैक, किस लिए है इसके पास ये नर्व ट्रैक, टू इंटरकनेक्ट डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स, टू इंटरकनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ये वाली बात समझ आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या करता है, किस लिए है, फॉर विजन, हेयरिंग और रेस्पिरेशन। इन तीनों में ये हेल्प करता है, कौन, पॉन्स, ठीक। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की जिसका नाम है सेरेबेलम। क्या नाम मेरे बच्चों, सेरेबेलम।
अब जरा इसके बारे में सुनते जाइए। जैसे सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट, ये दूसरा सबसे बड़ा पार्ट, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, इसको हम लिटिल ब्रेन कहते हैं, छोटा मगज कहते हैं ना, यहाँ पे नहीं मानने का, छोटा मगज होता है मतलब लिटिल ब्रेन होता है। ठीक, तो पहला पॉइंट सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, फिर लिटिल ब्रेन, फिर इसके भी दो हेमिस्फीयर होते हैं जिसका नाम होता है सेरेबेलर हेमिस्फीयर। वो था सेरेब्रल, यह है सेरेबेलर हेमिस्फीयर। उसके दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता था कॉर्पस कैलोसम, यहाँ पे वर्मिस करता है। उसमें भी काफ़ी फोल्ड थे, कन्वर्जन्स, इसमें भी बहुत सारे फोल्ड और कन्वर्जन्स होते हैं। इसमें कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनका नाम होता है पुर्किंजी सेल, और वो जो पुर्किंजी सेल होती है वो बनाती है आर्बर विटेई या लाइफ ट्री। फिर से सुनो, कॉर्पस कैलोसम में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको पुर्किंजी सेल कहते हैं। एक पुर्किंजी फाइबर पड़ा था, वो कहाँ था? हार्ट में पड़ा था, वेंट्रिकल में की वॉल में प्रेजेंट होता है पुर्किंजी फाइबर। ठीक है ना, तो अब ध्यान से सुनिए, हार्ट में होता है पुर्किंजी फाइबर, यहाँ पे पुर्किंजी सेल जो लाइफ ट्री बनाती है उसको बोलते हैं आर्बर विटेई। मैंने पूछा ये तो चलो छोड़ो, ये बताओ काम क्या है तुम्हारा? बोले देखो, एक तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, मतलब बॉडी का बैलेंस बनाना। मैंने कहा अच्छा, और दूसरा काम? बोले मस्कुलर कोऑर्डिनेशन करना। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम ज़्यादा अल्कोहल पी लेते हैं तो हमारी आवाज़ लड़खड़ाने लगती, आवाज़, जीभ, टंग अच्छे से काम नहीं करती। यार तो मेरी बात नहीं सुना, आज तो गाड़ी दे भाई दबाया, कहते हैं, आवाज़ बदल जाती है, क्योंकि टंग की मसल्स का जो मूवमेंट है वो रेगुलेट नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? बिकॉज सेरेबेलम इज हाईली सेंसिटिव फॉर इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कहेगा अरे तुमने दारू पी ली, अब मैं नहीं कर रहा कोई कंट्रोल तुम्हारा। अगर आप अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम कर लोगे तो फिर ये तुम्हारी मदद नहीं करेगा, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं कराएगा, बैलेंस ही, देखा नहीं है, पीने के बाद लड़खड़ाने लगते हैं इधर उधर और नाली में गिर पड़ते हैं। तो वो इसकी वजह से हो जाता है, मतलब इसकी वजह से नहीं, अल्कोहल की वजह से होता है। ये अपना काम करना बंद कर, गुस्सा हो जाता है, कहता भाई मैं सादा शरीफ सत्यवादी आदमी, मैं नहीं पीता अल्कोहल और तुम मुझे पिलाया पड़े हो, तो वही वाला काम है। तो क्या है, इसको बोलते हैं लिटिल ब्रेन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? लिटिल ब्रेन। दूसरा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, इसमें भी दो हेमिस्फीयर होते हैं, उनका नाम लेकिन अलग है। हैविंग टू, वो सेरेब्रल था, ये सेरेबेलर है। हैविंग टू सेरेबेलर हेमिस्फीयर। अब बताओ वहां पर किससे कनेक्ट है हेमिस्फीयर? कॉर्पस कैलोसम से। आप बताओगे बोथ आर कनेक्टेड विद वर्मिस। अभी बना के दिखाता हूं कैसा है, तभी परेशान ना हो। बोथ आर कनेक्टेड विद वर्मिस। चलिए पहले बना के दिखाता हूं। देखो यहां बनाते हैं, एक लोब ये है और बीच में है ये वर्मिस, और एक लोब ये है। ठीक, ये दोनों हो गए सेरेबेलर हेमिस्फीयर। इसके अंदर पुर्किंजी सेल होती है जिन्होंने बना होता है आर्बर विटेई। ये है वर्मिस और ये है सेरेबेलर हेमिस्फीयर। इसमें है पुर्किंजी सेल, याद रहे ये पुर्किंजी सेल हैं, और हार्ट में फाइबर होता है। ये क्या बनाती है? फॉर्म्स लाइफ ट्री, और इसी का नाम होता है आर्बर विटेई। क्लियर? आगे बढ़े। अब क्या देखेंगे? कनेक्टेड विद वर्मिस। उसके बाद अब ये तो पता ही लग गया वर्मिस से कनेक्टर्स में ही होता है, अब ये तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसका फंक्शन क्या है तो आप बताओगे? इसका फंक्शन होता है बैलेंसिंग कह दो या इक्विलिब्रियम कह दो, बैलेंसिंग और मस्कुलर मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट and highly sensitive for ethyl alcohol, highly sensitive for ethyl alcohol, ethyl alcohol के लिए सेंसिटिव है। ठीक है,
हाईली सेंसिटिव किसके लिए? थायराइड को लिए। अगर थायराइड को लोगे तो अपना काम नहीं करे, बैलेंसिंग भी नहीं कराएगा, मस्कुलर मूवमेंट भी नहीं होगा प्रॉपर, ना चल पाओगे सही से, ना तुम्हारी आवाज़ सही हो पाएगी, आंखों का भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा, आगे भी ऐसे हो रहे होंगे, है ना, होता नहीं है ऐसे करके चलते भाई। फिलहाल मैं ऐसा नहीं हूँ परेशान ना हो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। अब किसकी बारी आएगी? थर्ड पार्ट, जो कि इसका लास्ट है, नाम है इसका मेडुला ऑब्लंगेटा। ऑब्लंगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगेटा देखिए, मेडुला ऑब्लंगेटा लास्ट पार्ट है। ये बहुत सारी इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा, पॉन्स और मिड ब्रेन मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं, जो आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाता है। फिर से सुन लो, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये तीनों ब्रेन स्टेम बनाते हैं जो आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा का मेन काम क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करना, ठीक है। तो लिख देते हैं हम, रेगुलेट्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस, अब कौन कौन से इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है तो आप बताओगे। देखिए, एक है ब्रीदिंग, ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं लिख रहा हूं। ब्रीदिंग, आपकी हार्ट बीट भी ये कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर भी ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। ब्रीदिंग, हार्ट बीट क्या? हार्ट रेट हो सकता है, बीपी भी कंट्रोल करता है, स्नीजिंग, कफिंग, यॉनिंग, ग्लैंडुलर सिक्रीशन, जो ग्लैंड सिक्रीट करती है, पेरिस्टाल्सिस, सब करता है, ठीक है। ग्लैंडुलर सिक्रीशन, ग्लैंडुलर सिक्रीशन करेगा कंट्रोल, ठीक है। उसके अलावा पेरिस्टाल्सिस, ये वो मेथड है जिससे फूड एलिमेंट्री कैनाल में आगे बढ़ता है। पेरिस्टाल्सिस, ग्लैंडुलर सिक्रीशन, पेरिस्टाल्सिस। उसके अलावा यॉनिंग, यॉनिंग, ब्रीदिंग, सॉरी ये तो हो गया, कफिंग और स्नीजिंग, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है, ठीक है। अब यहां पर सारे ब्रेन के पार्ट हो गए। लिम्बिक सिस्टम में बताना भूल गया, पहले लिम्बिक सिस्टम करेंगे, उसके बाद मैं आपको कैविटी बताता हूं, ठीक है मेरे बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे लिम्बिक सिस्टम की। लिम्बिक सिस्टम समझो, सेरेब्रम के नीचे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, सल्कस, ये सब मिलके लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। ये एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जिम्मेदार है। मैंने पूछा कौन से स्पेसिफिक फंक्शन करते हो? बोले देखो, सेक्सुअल बिहेवियर को हम कंट्रोल करते हैं, हम मोटिवेशन को कंट्रोल करते हैं, कई सारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, इन सब को कंट्रोल करता है कौन? आपका लिम्बिक सिस्टम। चलिए देखते हैं, लिम्बिक सिस्टम की बात करते हैं। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम क्या है? ये कुछ ऑर्गन का एसोसिएशन है। इट इज अ एसोसिएशन, क्या मेरे बच्चों? एसोसिएशन ऑफ, नंबर 1 आपका एमिगडेला, एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, उसके बाद हाइपोथैलेमस। मेन तो यही है, एक और भी है जो कभी कभी आपको लिखा मिल जाएगा कई क्वेश्चंस में, तो उसका नाम है सल्कस, ठीक। क्या करते हैं? रेगुलेट्स, रेगुलेट्स, क्या क्या रेगुलेट करते हैं? नंबर 1 सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर। उसके बाद मोटिवेशन, अभी बताया था, सेक्सुअल बिहेवियर हुआ, मोटिवेशन हुआ, इमोशंस हो गए, इमोशंस, इमोशंस कौन कौन से इमोशन हो गए? जैसे एक्साइटमेंट,
एक्साइटमेंट हो गया, प्लेजर हो गया, प्लेजर, रेज, फियर, ये कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिनको ये लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। क्वेश्चन आएगा लिम्बिक सिस्टम किससे बना होता है? एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस और सल्कस। क्या करता है आप बताओगे? ये इमोशंस को कंट्रोल करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को करता है, मोटिवेशन को करता है। कौन से इमोशन? जैसे एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? पर लिम्बिक सिस्टम। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको ब्रेन की कैविटीज़ बताता हूँ। देखो ब्रेन जो होता है ना मेरे बच्चों, जो ब्रेन है उसके हमने कई सारे पार्ट सुने। अब मैं आपको नाम बताऊंगा और बताऊंगा इनमें कैविटी होती है। देखो ब्रेन का पहला पार्ट होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम में कैविटी होती है जिसको फर्स्ट वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल या पैरासील बोलते हैं। सेकंड पार्ट डायंसीफिलॉन, इसमें भी कैविटी होती है। थर्ड वेंट्रिकल या फिर इसको बोलते हैं डाइसील। फिर ऑल्फैक्टरी लोब, नो कैविटी। फिर आया मिड ब्रेन, नो कैविटी। फिर आया पॉन्स, नो कैविटी। सेरेबेलम, नो कैविटी। और डायंसीफिलॉन मेडुला ऑब्लंगेटा, हाँ कैविटी है। थर्ड वेंट्रिकल के बाद फोर्थ वेंट्रिकल और मेटासील कहते हैं। मैं नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैविटीज ऑफ ब्रेन। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? कैविटीज ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन के कौन से पार्ट में कैविटी है, कौन से पार्ट सॉलिड है इसमें कैविटी नहीं होती? तो देखो नंबर 1 सेरेब्रम। सेरेब्रम के अंदर कौन सी कैविटी है? उसका नाम है फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल। फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, या फिर इसको बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल, या फिर इसको बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल के बाद आता है पैरासील। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? पैरासील। ठीक, उसके बाद सेकंड आता है आपका डायंसीफिलॉन। डायंसीफिलॉन, इसकी कैविटी आपसे पूछें तो क्या बताओगे? इसकी कैविटी का नाम होता है थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल, या फिर आप बताओगे कैविटी का नाम होता है डाइसील। डाइसील। फिर आता है आपका मेड्यूला ऑब्लंगेटा। मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ऑब्लंगेटा, इसकी कैविटी का नाम होता है फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल या मेटासील। ठीक, उसके बाद हम क्या देखेंगे? इतनी बात क्लियर हो गई? कौन कौन से सॉलिड पार्ट होते हैं ब्रेन के? कौन कौन से सॉलिड पार्ट होते हैं? तो मैं सॉलिड पार्ट लिख देता हूँ। सॉलिड पार्ट मतलब हॉलो नहीं, और हॉलो पार्ट होते तभी तो कैविटी होती है। तो देखो फोर ब्रेन में क्या था? सेरेब्रम था, डायंसीफिलॉन था, ऑल्फैक्टरी लोब था। तो ऑल्फैक्टरी लोब इधर आ जाएगा। ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब के बाद क्या था मेरे बच्चों? मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन के बाद हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट थे, पॉन्स, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला तो इधर आ गया, बाकी दोनों इधर आ जाएंगे। पॉन्स भी सॉलिड है और सेरेबेलम भी सॉलिड है। सेरेबेलम। ठीक, अब थोड़ा डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो ये बना रहा हूं मैं सेरेब्रम, ये बन गया आपका सेरेब्रम। ठीक है, इस तरह से ये सेरेब्रम है। तो ये सेरेब्रम का फर्स्ट वेंट्रिकल, ये उसका सेकंड वेंट्रिकल। ठीक, ये वाली जो कैविटी दिख रही है ये डायंसीफिलॉन की है, मतलब थर्ड वेंट्रिकल। उसके बाद यहाँ से एक कैनाल है, फिर इस तरह से ये हो गई आपकी फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक, ये फर्स्ट वेंट्रिकल है, ये सेकेंड वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल है और ये फोर्थ वेंट्रिकल है। ये सेरेब्रम की है, ये वाली डायंसीफिलॉन की है, ये आपकी मेडुला ऑब्लंगेटा की है। और ये जो दिख रही है ना, ये डक्ट है, इसका नाम है डक्ट ऑफ सिल्वियस। सिल्वियस या
इसका एक और भी नाम है आइटर, या इसका नाम होता है एक्विडक्ट ऑफ सिल्वस, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। तो एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, आइटर और डक्ट ऑफ सिल्वियस, ये वाली है, ये मिड ब्रेन से होते हुए क्रॉस करती है। ठीक है, आपसे पूछे मिड ब्रेन से होती हुई कौन सी डक्ट जा रही है, तो वो ये है। पहले यहाँ पे मिड ब्रेन बनाता हूँ, ये समझ लीजिए क्या है आपका मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन से पास ऑन होती है कौन सी डक्ट, तो आप बताओगे सिल्वियस। ठीक है, इसी से होते हुए CSF यहां से होते हुए नीचे जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। जैसे कि ब्रेन आपके स्कल के क्रेनियम में था, ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड आपकी बैकबोन में प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम में। वो भी कहां, वर्टिब्रल कॉलम में एक सेंट्रल कैनाल थी जिसको न्यूरल कैनाल कहते हैं, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक, जैसे ब्रेन न्यूरल सिस्टम का पार्ट है, वॉलेंट्री एक्शन रेगुलेट कर रहा था, इनवॉलेंट्री एक्शन रेगुलेट कर रहा था, ऐसे ही इनवॉलेंट्री एक्शन स्पाइनल कॉर्ड भी रेगुलेट करती है, और खास करके वो करती है रिफ्लेक्स एक्शन। कैसे करती है वो भी अभी समझेंगे। स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है फ्रॉम ब्रेन स्टेम। अब बात आती है ब्रेन स्टेम क्या है, तो ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगेटा, उसके ऊपर पॉन्स, उसके ऊपर मिड ब्रेन, इन तीनों से मिलकर ब्रेन स्टेम बनता है। वही किस में कंटिन्यू आता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम आगे समझते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होके सेकेंड लंबर वर्टिब्रेई तक प्रेजेंट होती है। 2 सेंटीमीटर विथ होती है, 45 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। अब जैसे ब्रेन के चारों तरफ मैनेजेस थी, इसके चारों तरफ भी होगी, वही ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड, पाया मैटर से बनी हुई। उसमें भी कॉर्टेक्स और मेडुला था, इसमें भी होगा। उसका कॉर्टेक्स व्हाइट मैटर ग्रे मैटर में डिवाइड था, इसमें भी, लेकिन उनकी पोजीशन अलग होगी। वहाँ व्हाइट मैटर कहाँ था, अंदर, इसमें व्हाइट मैटर बाहर होगा। वहाँ ग्रे मैटर किधर था, अंदर, सॉरी बाहर, इसमें वो अंदर होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, हम लोग किसकी बात करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है, तो आप बताओगे प्रेजेंट इन न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के न्यूरल कैनाल में प्रेजेंट है, पहला पॉइंट। दूसरा, 45 सेंटीमीटर्स की लेंथ है, 2 सेंटीमीटर्स की विथ है, सराउंडेड और कवर्ड किससे होती है, आप बताओगे कवर्ड बाय, सॉरी कवर्ड विद लिखें ज़्यादा अच्छा रहेगा, कवर्ड विद मेनिंजेस। और आप जानते हैं मेनिंजेस 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। फिर से नाम लिख देता हूं, नाम है ड्यूरा मैटर, उसके बाद एरिकनॉइड, उसके बाद पाया मैटर। ठीक है मेरे बच्चों, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड और पाया मैटर, सीक्वेंस वही, बाहर, मिडिल और इनर। इसमें भी CSF होता है, सेम टू सेम। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टार्ट कहां से होती है, स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन स्टेम, स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन स्टेम, और कहां से कहां तक चलेगी, सेकेंड लंबर वर्टिब्रेई तक, अप टू सेकेंड लंबर वर्टिब्रेई। जो लंबर वर्टिब्रेई पढ़ाई थी 5 थी हमारे पास, उसमें सेकेंड वर्टिब्रेई तक प्रेजेंट है लंबर के। ये भी क्लियर हो गया। अब आगे समझते हैं। देखिए, जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी बात समझते हैं। स्पाइनल कॉर्ड बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है। उससे पहले हाँ एक पॉइंट रह गया, इसका कॉर्टेक्स, इट्स cortex divided into, देखो आउटर कॉर्टेक्स जो होता है वो किस में डिवाइड होगा, वो देखो इनर किस में डिवाइड होगा। आउटर होता है व्हाइट मैटर, मैं लिख देता हूं आउटर कॉर्टेक्स, और इनर कॉर्टेक्स कैसा होता है, ग्रे मैटर। क्या आप लोग रीजन बता सकते हैं, बताइए जल्दी से।
रीजन क्या होगा? रीजन होगा बाहर की तरफ एक्सॉन और अंदर मतलब सेंटर की तरफ साइटोन, इसलिए ऐसा होगा। फिर क्या बताओगे? रेगुलेट रिफ्लेक्स एक्शंस, रेगुलेट्स रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्स एक्शंस। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, वो भी बताएंगे। अब आपको मैं उसका पूरा पाथवे बना के दिखाता हूं, ठीक है। पहले तो मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन चलो बता ही देता हूं। एक चीज होती है रिफ्लेक्स एक्शन और एक होता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ऐसे समझो जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई व्यक्ति आए पीछे से मेरा हाथ कैंडल से जलाने लगे, तो मैं क्या करूंगा? जैसे वो मेरे को पता लगे मेरा हाथ जला, मैं एकदम से अपना हाथ हटा लूंगा, यही तो होगा। या मेरे पैर पे कोई चीज आ गई, मैं एकदम से पैर हटा लूंगा, यही तो होगा, सडन होगा। तो सडन क्विक रिस्पॉन्स है ये, सडन क्विक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए। जब हमारी बॉडी किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए सडन क्विक इनवॉलेंट्री एक्शन या रिस्पॉन्स शो करती है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। कैंडल से हाथ जला, हाथ एकदम से हमने विड्रॉल कर लिया बहुत तेजी से, तो वो सडन हुआ, क्विक हुआ, इनवॉलेंट्री हुआ और उस पर्टिकुलर हीट के स्टिमुलस से हुआ, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो पाथवे इन्वॉल्व हुआ वो क्या था? रिफ्लेक्स आर्क। मैं पाथवे बताता हूं, पाथवे समझिए। जैसे ये मेरा हाथ है, तो सबसे पहले हाथ की जो स्किन थी उसने हीट के स्टिमुलस को रिसीव किया, वो पीछे डॉर्सल साइड से आया स्पाइनल कॉर्ड। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। जब मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड है, तो इधर से, वैसे दोनों साइड से, स्पाइनल कॉर्ड जो सेंटर में होगी ना, इसके दोनों साइड से सिग्नल आ सकते हैं। तो इधर से सबसे पहले सेंस ऑर्गन क्या था? स्किन। स्किन ने हीट का स्टिमुलस रिसीव किया, उसका सिग्नल डॉर्सल साइड से होते हुए आया स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड ने इसको अंडरस्टैंड किया और रिस्पॉन्स भेजा वेंट्रल साइड से, मसल के पास। स्किन से स्टिमुलस को रिसीव किया, डॉर्सल साइड से स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा, वेंट्रल साइड से वो पहुंचा मसल के पास, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई और हाथ को वहां से हटा लिया गया। जो सिग्नल ला रही थी वो एफरेंट या सेंसरी नर्व थी, जो ले जा रही थी वो इफरेंट या मोटर नर्व थी। इस पूरे रास्ते को, इस पूरे पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ये है सडन क्विक रिस्पॉन्स, सडन क्विक इनवॉलेंट्री response to a particular stimulus, to a particular response, sorry, stimulus, ठीक है। सडन क्विक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है मेरे बेटे, इसको समझो, ये दो टाइप का होता है। इसमें एक चीज और लिख देता हूं, एंड द पाथवे दैट फॉलोड, एंड द पाथवे दैट फॉलोड इज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? वो पाथवे है, और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? वो रिस्पॉन्स है। अब ये जो रिस्पॉन्सेस हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इन्नेट रिफ्लेक्स एक्शन और एक होता है एक्वायर्ड। इन्नेट मतलब फ्रॉम बर्थ और एक्वायर्ड मतलब आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ लर्न बाय प्रैक्टिस। देखो, हमारे अंदर कुछ रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं जो जन्म से होते हैं, हमें सिखाए नहीं जाते, इनबॉर्न होते हैं। जैसे छोटे बच्चे का हंसना, क्या किसी ने हंसना सिखाया? उसका रोना किसी ने सिखाया? जब आपकी आंखों पे एकदम से रोशनी आती है, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, ठीक है, आईलेट क्लोज हो जाती है, किसी ने सिखाया ऐसे करना है? ठीक है, पिन चुभी, आप रोए, तो किसी ने बताया आपको? नहीं, ये फ्रॉम बर्थ है। नी जर्क, आप अगर पैर अपने नी पर हल्के हल्के हथौड़ा मारे तो आपका नी का आगे वाला हिस्सा आगे की तरफ मूव करता है, तो उसे हम नी जर्क बोलते हैं। तो
ये सारी चीजें इन्नेट हैं, फ्रॉम बर्थ हैं। हंसना, रोना, ठीक है, खांसना, चीखना, छींकना और प्रोटेक्शन करना, बैलेंसिंग बनाना, नी जर्क, ये सब इन्नेट है, फ्रॉम बर्थ है, इसे किसी ने नहीं सिखाया है। लेकिन टाइपिंग करना ये एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन है। कैसे, समझो। जब आप पहली बार टाइपिंग करने बैठे होगे तो आप ढूंढ रहे होगे कीबोर्ड में ए किधर, अच्छा ये है, बी किधर, ये है, अरे एल नहीं दिख रहा है, होता था। लेकिन आज जब आप टाइपिंग करने लगेंगे, जब प्रैक्टिस कर ली होगी, तो आप मॉनिटर पे देख रहे होंगे और फटाफट फटाफट टाइप कर रहे होंगे। और इनफैक्ट टाइप करते करते किसी ने कुछ कहा तो उसको इशारा से, हाँ हाँ ठीक है ठीक, कर ले कर ले, हाँ नहीं ठीक से, ऐसे ध्यान कहीं और भी होगा तो भी चलता रहेगा। जब पहली बार साइकिल चलाना सीखोगे तो बैलेंस नहीं बनना होगा, पापा के हाथ पर पूरा लोड डाल देगा और आप साइकिल फोन पकड़े हुए भी चला लेते हैं, फोन बात करें, हाँ भाई ठीक है ठीक है, हाँ सही सही हो जाएगा कर लेते हैं। तो साइकिलिंग, टाइपिंग, प्लेइंग गिटार, गिटार जब बजाते हैं पहली बार तो उंगली नहीं चलती, उंगली चल गई तो प्लेक्ट्रम नहीं चलता, और दोनों चल गए तो गाना नहीं गा पा रहे। और एक दिन ऐसा आता है कॉन्सर्ट में गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गिटार भी बजा रहे हैं, और किसी ने कुछ कहा तो उसको 2 गाली भी दे दी, ठीक है ना। तो ये क्या है, कंडीशनल, और कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन कह सकते हैं, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन कह सकते हैं। ये आपने सीखा है बाय प्रैक्टिस, ये बर्थ से नहीं है, आफ्टर बर्थ डेवलप हुआ है। तो 2 तरह के रिफ्लेक्स एक्शन होगा, एक इन्नेट और एक एक्वायर्ड, ठीक है। और इसका पाथवे अभी बना के दिखाऊंगा, पहले तो इसकी बात करते हैं। तो 2 तरह के रिफ्लेक्स एक्शन है, हम बात करते हैं इनके टाइप्स की, ठीक है। टाइप्स में एक है इन्नेट, ठीक, ये, और दूसरा क्या है आपका एक्वायर्ड। एक्वायर्ड को कंडीशनल बोलते हैं, मतलब कई कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ये अनकंडीशनल है, ठीक है। तो इन्नेट क्या होता है, फ्रॉम बर्थ, ये रिफ्लेक्स एक्शन कब से होता है हमारे अंदर, जन्म से होता है, फ्रॉम बर्थ। और ये आफ्टर बर्थ होता है, हमारे अंदर डेवलप होता है आफ्टर बर्थ, डेवलप्ड आफ्टर बर्थ। दूसरा, इसको हमने प्रैक्टिस से सीखा, लर्न बाय प्रैक्टिस। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसे क्राइंग, लाफिंग, है नहीं है, ठीक है। उसके अलावा नी जर्क, नी जर्क, नी जर्क याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। और एक्वायर्ड के एग्जाम्पल देखिए, जैसे टाइपिंग, टाइपिंग, प्लेइंग गिटार, प्लेइंग गिटार, ठीक है। साइकिलिंग लिख दीजिए, चलिए। इधर हम वो भी लिख सकते हैं, बैलेंसिंग लिख सकते हैं, अगर आपका बैलेंस बिगड़ रहा है और बहुत तेज रोशनी आ रही है तो आई ब्लिंक कर जाती है, आईलिड, वो भी इसमें काउंट कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं आपको रिफ्लेक्स आर्क बना के दिखाता हूं, देखिए इधर बनाते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड है भाई, देखो ये स्पाइनल कॉर्ड, इसको ऐसे कट करके देखोगे तो सामने से राउंडेड दिखेगा। इसके 2 पार्ट बना देते हैं, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। ये इसमें सेंट्रल कैनाल हो गई जिसमें CSF फ्लो हो रहा होगा। ये क्या है, बाहर वाला, इसको बोलते हैं वाइट मैटर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, वाइट मैटर। ये है अंदर वाला, इसको बोलते हैं ग्रे मैटर, इसको बोलते हैं ग्रे मैटर। इस तरह से ये डॉर्सल रूट है, ये वेंट्रल रूट है। इस तरह से ये हमने कैसे दिखाया डायग्राम, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे कट करा, सामने दिखाया तो राउंडेड, इसकी तरफ से ये डॉर्सल साइड से नर्व जा रही हैं, वेंट्रल साइड से इधर आ रही हैं, ऐसी इधर वाली साइड से डॉर्सल साइड से नर्व आ रही है, इधर जा रही हैं। मैं न्यूरॉन बना के दिखाता हूँ, देखो इधर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए सेंसरी न्यूरॉन जा रहे हैं, इस तरह से सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे हैं, ठीक है। और इधर से मोटर न्यूरॉन बाहर आ रहे हैं, मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले को बोलते हैं डॉर्सल रूट, ऊपर वाले को बोलते हैं डॉर्सल रूट, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रल रूट, ठीक है। इसमें जो नर्व होती है इनको बोलते हैं सेंसरी नर्व या एफरेंट नर्व। सिग्नल ला रही है ना ये,
तो सेंसरी नर्व, डॉर्सल साइड पर सेंसरी नर्व होती है, सिग्नल ला रही है तो एफरेंट। वेंट्रल साइड पर मोटर नर्व होती है, सिग्नल लेकर आई है मसल के पास, तो मोटर नर्व या इफ्रेंट, ये तो पता है ना, ए से आने वाली, ई से जाने वाली, सॉरी एग्जिट करने वाली, एफरेंट आएगी, इफ्रेंट जाएगी, तो ये हो गई आपकी मोटर नर्व। और इनके बीच में जो न्यूरॉन होंगे वो मिक्स्ड होंगे, मिक्स्ड न्यूरॉन। तो आपसे पूछे मिक्स न्यूरॉन क्या होते हैं, तो आप बताओगे सेंसरी और मोटर के बीच में होते हैं, दोनों तरह का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रास्ता है, देखो सिग्नल इधर से आएगा, स्पाइनल कॉर्ड अंडरस्टैंड करेगी, फिर नीचे से चला जाएगा। डॉर्सल साइड से सिग्नल आता है, एफरेंट नर्व लाती हैं, वेंट्रल साइड से चला जाता है, इफ्रेंट नर्व ले जाती है। यही तो बताया था आपको पहले। ठीक है, वही है। तो यहां पर हमने क्या क्या देखा, स्पाइनल कॉर्ड देखी, उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन देखा, उसके टाइप देखे और उसका रास्ता देखा। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है पेवलोव। उन्होंने हंग्री डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, एक्सपेरिमेंट सुन लीजिए, उससे ऐसे नहीं बस नाम पता होना चाहिए, बाकी तो काम हो ही जाएगा। देखिए, जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है पेवलोव। पेवलोव ने एक हंग्री डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या करा, एक डॉग लिया, उसको कुछ समय तक खाना नहीं दिया, जिससे वो बहुत ज़्यादा भूखा हो गया, मतलब उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। फिर उनने क्या किया, उस डॉग के सामने घंटी बजाई और उसको रोटी दी। फिर अगले दिन यही करा, घंटी बजाई, रोटी दी। फिर अगले दिन ये घंटी बजाई, रोटी दी। ऐसा वो कई दिन तक करते रहे। क्या, घंटी बजाते थे, रोटी देते, घंटी बजाते थे, रोटी देते थे। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि वो जो डॉग था, उससे क्या हुआ, वो जो डॉग था उसको ये समझ में आ गया कि जब जब घंटी बोलती है ना, तब तब रोटी आती है। तो एक दिन ऐसा देखा गया, सिर्फ घंटी बजाने से ही उसके माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन होने लगा। तो ये उसने प्रैक्टिस से सीखा। ये एक कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है। तो फादर ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन हम किसको बोलते हैं, पेवलोव। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, फादर ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। तो आंसर होगा इसका पेवलोव। क्या होगा, पेवलोव। और इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट करा था, डॉग पे, हंग्री डॉग एक्सपेरिमेंट, हंग्री डॉग एक्सपेरिमेंट। ठीक, पेवलोव ने हंग्री डॉग पर एक एक्सपेरिमेंट किया। इसको हम बोलते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर सीएनएस कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करेंगे पीएनएस, मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम आपके लिए नर्व्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं नर्व्स की पीएनएस के अंदर। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में हम नर्व्स पढ़ते हैं। दो टाइप की नर्व्स होती हैं, एक जो ब्रेन से रिलेटेड है, क्रेनियल नर्व, और एक जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, उन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व। हमारे अंदर टोटल 12 पेयर क्रेनियल नर्व हैं एंड 31 पेयर स्पाइनल नर्व है। वो जो हैं वो 3 टाइप्स की, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। और जो स्पाइनल वाली है वो सारी की सारी मिक्स्ड होती हैं, उनमें सेंसरी और मोटर अलग अलग देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है, पीएनएस। और पीएनएस में हम क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चों, तो आप बताओगे, इसमें हम पढ़ते हैं नर्व्स। और वो जो नर्व्स होती हैं वो 2 टाइप की हैं। नंबर 1 क्रेनियल नर्व्स। तो सबसे पहले मैं आपको क्रेनियल ही पढ़ाऊंगा, तो ध्यान से देखिए, क्रेनियल नर्व कितनी है, स्पाइनल नर्व कितनी। अभी मैंने बताया था क्रेनियल नर्व है 12 पेयर और स्पाइनल नर्व है आपकी 31 पेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रेनियल नर्व कितनी मेरे बच्चों, 12 पेयर। अब 12 पेयर नर्व को आपको सीक्वेंस से याद करना होता है और उनका फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए। फंक्शन एक बार को ना भी पता हो, लेकिन इतना तो पता हो कि वो सेंसरी है, मोटर है। कुछ के फंक्शन तो आपको पता होने चाहिए, वो मैं लिखूंगा भी। ठीक है, तो सबसे पहले नर्व को याद करने का एक फॉर्मूला बनाया है। वो क्या है, नर्व को याद करने का जो फॉर्मूला बनाया वो है O3T²। बोलिए मेरे बच्चों, O3T², देन AFAGVSH। कैसे याद करेंगे, O3T², AFAGVSH। तो
तो ये टोटल 12 नर्व हो गए, इनको याद करना है सीक्वेंस से। आपसे पूछते हैं 4th कौन सी है, 8th कौन सी है, 10th कौन सी है, 12th कौन सी है, तो कैसे बताओगे ऐसे। दूसरा पूछेंगे इनमें से कौन से नंबर की नर्व सेंसरी है, मोटर, मिक्स्ड है, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, लेकिन पहले इस फॉर्मूले से हम करते हैं सारी नर्व के नाम। तो O³ T² AF AG VSH, तो आप ही बताएंगे, पहले तो मैं बताता हूँ फिर आप बताना। सबसे पहले नंबर 1 रोमन में लिखते हैं, एक ये बात है इसको ध्यान रखेंगे, रोमन लेटर में लिखेंगे। नंबर 1 है ऑल्फैक्ट्री, क्या नाम मेरे बच्चों, ऑल्फैक्ट्री। फिर होती है ऑप्टिक, पहली हो गई ऑल्फैक्ट्री, देन हो गई ऑप्टिक, देन ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर, उसके बाद ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, पहले 3 याद करिएगा, फिर 2 याद करेंगे, ट्रॉक्लियर ट्राइजेमिनल, बोलिए मेरे बच्चों, ट्रॉक्लियर ट्राइजेमिनल, ठीक है। और उसके बाद पहले देखो 3 याद करो, ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, फिर 2 ट्रॉक्लियर ट्राइजेमिनल, फिर एब्ड्यूसेंस फेशियल, ऑडिटरी ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस स्पाइनल एक्सेसरी हाइपोग्लॉसल। इस तरह से हमें सारी याद करनी है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नंबर 6 है ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, इसको सही कर देता हूं, एब्ड्यूसेंस, उसके बाद फेशियल, उसके बाद 8th वाली ऑडिटरी, ऑडिटरी, फिर ग्लॉसोफेरेंजियल, ग्लॉसोफेरेंजियल, उसके बाद वेगस स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल, हाइपोग्लॉसल, ठीक है। तो ये हो गई आपकी नर्व, ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस फेशियल, ऑडिटरी ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस स्पाइनल एक्सेसरी, हाइपोग्लॉसल। ये हो गई आपकी टोटल 12 पेयर। याद करने का तरीका, पहले 3 याद करिए एक साथ, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 3 एक साथ। इस तरह से ग्रुप बना के याद करते हैं ना, तो याद हो जाता है, भूलते नहीं, और आगे पीछे वाली हमें याद दिलाते हैं। फिर इनमें कौन सी सेंसरी, कौन सी मोटर, उसका भी एक फॉर्मूला है, वो है S² M², 2 सेंसरी 2 मोटर। फिर है मिम, मिम का मतलब मिक्स्ड एंड मोटर। फिर है मिक्स्ड एंड सेंसरी। फिर है मी² और M²। तो हो गया S² M², मिम, मिस, मी², M²। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो S² मतलब ये दोनों सेंसरी, फिर M² मतलब ये दोनों मोटर, फिर मिम का मतलब ये है मिक्स्ड, ये है मोटर, फिर मिस का मतलब ये है मिक्स्ड, ये है सेंसरी, और फिर इसका मतलब MI का मतलब मी² का मतलब ये दोनों मिक्स्ड हैं और ये दोनों आपकी मोटर है, मी² और M²। याद रहेगा इससे। तो ऐसे हम प्लेस कर लेंगे कौन सी सेंसरी कौन सी मोटर है, ठीक है। कुछ तो नाम से ही पता लग रही है, देखो जैसे ऑल्फैक्ट्री नर्व स्मेल से रिलेटेड बताया, तो नोज से निकलती है, ऑल्फैक्ट्री रीजन को जाती है। ऑप्टिक नर्व आई से निकलती है, विजन के लिए जिम्मेदार है। ऑक्यूलोमोटर, ठीक है, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर ट्राइजेमिनल छोड़ दो, एब्ड्यूसेंस, ये सारी किसके लिए, आई बॉल के मूवमेंट के लिए। कौन कौन सी, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंस। ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंस ये आई बॉल के मूवमेंट के लिए होती है, और जो ट्राइजेमिनल है ये जॉ को जाती है, इसलिए इसको डेंटिस्ट नर्व कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछी जाती है एक ये वाली ऑडिटरी नर्व्स, ये आपकी हियरिंग के लिए जिम्मेदार है। एक पूछी जाती है ये वाली वेगस, इसको न्यूमोगैस्ट्रिक नर्वस नर्व बोलते हैं, आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए, आपके ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए वेगस है। बाकी इतनी नहीं पूछी जाती। तो जो जो पूछी जा सकती हैं, जिन पे डाउट है मुझे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये लिख देता हूँ, ये है फॉर स्मेल,
ये है फॉर विजन, ये वाली है फॉर आईबॉल मूवमेंट, जो पूछा जा सकता है, जिसमें मुझे लग रहा है पूछा जाएगा वो मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये वाली फॉर आईबॉल मूवमेंट, और ये वाली है डेंटिस्ट नर्व। तो डेंटिस्ट नर्व मतलब लोअर जॉ से रिलेटेड है, अपर जॉ से रिलेटेड है, वैसे लोअर जॉ ही बोलते हैं मेनली। और एब्ड्यूसेंस किसके लिए, अगेन फॉर आईबॉल मूवमेंट। तो आईबॉल मूवमेंट के लिए कितनी नर्व्स हैं, तो आप बताओगे 3, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर और एब्ड्यूसेंस। ऑडिटरी नाम से पता लग रहा है, ऑडियो फॉर हियरिंग, ठीक है। और वेगस को बोलते हैं न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। न्यूमो मतलब लंग्स, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, ठीक है, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। तो इसमें ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या क्या काम है इसके। एक हार्ट बीट के लिए रेगुलेट है, या हार्ट रेट लिख देता हूँ, हार्ट रेट कंट्रोल करना, ब्रीदिंग कंट्रोल करना, ठीक है। और ग्लैंडुलर सिक्रीशन के लिए है, ग्लैंडुलर सिक्रीशन, उसके लिए ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्रेनियल नर्व। अब हम बात कर लेते हैं स्पाइनल नर्व, ठीक है। चलिए, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। अब स्पाइनल नर्व से रिलेटेड बात कर लेते हैं। कितनी है, 31 पेयर। अब कहोगे सर 12 याद करने में तो बड़ी देर लग रही है। अब आप कह रहे हो 31 वो कैसे याद होंगे, वो आपको ऑलरेडी याद हैं। अगर आपने लोकोमोशन पढ़ा है तो उसी से ही रिलेटेड है। आपने लोकोमोशन वर्टिब्रेई पढ़े थे, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉकेक्स, वही वाली तो है यहाँ पे, कोई नया चेंज थोड़ी है। देखो मैं गिनाता हूँ आपको। आपने पढ़ी थी सर्वाइकल वर्टिब्रेई, ये हैं सर्वाइकल नर्व्स, ठीक है। फिर आपने पढ़ी थी सर्वाइकल के बाद थोरेसिक, फिर आपने पढ़ी थी लंबर नर्व्स, फिर पढ़ी थी आपने सैक्रल नर्व्स, फिर पढ़ी थी आपने कोकेक्स, ठीक है, कोकेक्स नर्व। ये सर्वाइकल वर्टिब्रेई थी 7, बस अंतर क्या है, ये 7 की जगह 8 पेयर हो जाएंगे। वो सब सिंगल थी 7, 12, ये पेयर में है। 7 की जगह 8 हो गई, वो भी पेयर में। वहाँ थोरेसिक वर्टिब्रेई थी 12, ये 12 पेयर हो गई, मतलब 12 पेयर। लंबर वहाँ 5 थी, यहाँ 5 पेयर हो गई। सैक्रल वहाँ एम्ब्रियो में 5 थी, ये 5 पेयर हो गई। एम्ब्रियो में कॉकेक्स 1 थी, ये 1 पेयर हो गई। हो गई नहीं हो गई 31 पेयर। देखो 20 हो गई, 30 और 1 ये 31 पेयर, ठीक है। और ये सारी की सारी कैसी होती हैं, मिक्स्ड, ऑल आर मिक्स्ड। इसमें सेंसरी मोटर वाला झाड़ नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ये ज़्यादा आसान लगी होंगी, है ना। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पीएनएस के 2 पार्ट। जो पीएनएस होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब एएनएस। यही तो बताया था। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और एक होता है ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब एएनएस, नर्वस सिस्टम एएनएस, ठीक है। अब इसको समझते हैं। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये रिलेटेड किससे है, स्केलेटल से, और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, वॉलेंट्री, वॉलेंट्री स्केलेटल मूवमेंट, स्केलेटल मूवमेंट, ये वॉलेंट्री स्केलेटल मूवमेंट कराएगा, ठीक। जबकि ये टोटल इनवॉलेंट्री है। इसमें भी 2 कंडीशन है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो होता है उसमें सिर्फ स्पाइनल नर्व इन्वॉल्व होती हैं, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उसमें क्रेनियल और स्पाइनल दोनों इस्तेमाल होती हैं। तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। देखिए इसको, इसके 2 पार्ट हैं,
कौन कौन से? एक होता है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। इसमें सिर्फ स्पाइनल नर्व इन्वॉल्व होंगी और एड्रेनलिन हार्मोन और एसिटल कोलाइन दोनों इन्वॉल्व होंगे। इसमें स्पाइनल और क्रेनियल दोनों इन्वॉल्व होंगी, लेकिन हार्मोन सिर्फ आपका क्या कहते हैं, एड्रेनलिन इस्तेमाल होगा, एसिटल कोलाइन इस्तेमाल नहीं होगा। अब ये करता क्या है, देखो अब इसको समझो। 3 इमरजेंसी कंडीशन बताता हूं, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। अभी आप बैठे हो, क्लास पढ़ रहे हो, अचानक से आपके रूम में पीछे से लेपर्ड आ जाए, सांप आ जाए। चलो लेपर्ड तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, सांप समझ लो। आप आराम से मेरी क्लास पढ़ रहे हो, अचानक से पैरों के नीचे से एक सांप निकल के आए, क्या होगा? या आप कोचिंग के लिए निकले या घर से बाहर कहीं के लिए निकले और आपकी मारपीट हो गई किसी से, तो क्या होगा? ये घर में ही भाई बहन लड़ गए, तो क्या होगा? ये इमरजेंसी कंडीशन है। फियर, फाइट, फ्लाइट, ये इमरजेंसी कंडीशन है। क्या होगा? अभी लड़ाई हो गई, चेहरा गुस्से से लाल हो जाएगा, आंखें फैल जाएंगी गुस्से से, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी जिससे ब्लड की सप्लाई बहुत तेजी से हो, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें कौन कराता है? सिंपैथेटिक। थोड़े समय बाद ये सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। कौन कराता है? पैरासिम्पैथेटिक। इतनी बात समझ आ गई? 3 इमरजेंसी कंडीशन बताई मैंने, सिंपैथेटिक, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, इसको 3F कंडीशन कहते हैं। तो उस समय पर ये काम करता है और जो चीजें मैंने बताई उनको एक्टिवेट करता है और उनको नॉर्मलाइज करना इसका काम होता है। क्लियर हो गया? तो मैं लिख देता हूं, देखिए क्या क्या बताया मैंने। यहां पे थोरैकोलंबर नर्व इन्वॉल्व, थोरैकोलंबर नर्व इन्वॉल्व, ठीक। और यहां पे सिर्फ, यहां पे दोनों क्रेनियोसैक्रल नर्व इन्वॉल्व। यहां पे सिर्फ स्पाइनल नर्व है। कौन सी? थोरैसिक नर्व कितनी? 12 पेयर, सारी की सारी। लंबर कितनी? शुरू की 3 पेयर, 5 होती है, 3 पेयर लंबर नर्व। इसमें क्रेनियोसैक्रल है, मतलब क्रेनियल नर्व भी है और सैक्रल भी है। कौन कौन सी? क्रेनियल नर्व सुनो, 3rd, 7th, 9th, 10th। फिर से सुन लो, क्रेनियल नर्व कौन कौन सी? 3rd वाली, 7th वाली, 9th वाली और 10th वाली। सिर्फ ये इन्वॉल्व होती है क्रेनियल। और सैक्रल पहली और आखिरी छोड़ दो, बाकी तीनों पेयर। सैक्रल में 5 पेयर है, फर्स्ट पेयर छोड़ दो, 2nd, 3rd, 4th और 5th वाला छोड़ दो। तो आपसे पूछे इसमें कौन सी नर्व इन्वॉल्व है, तो आप बताओ क्रेनियोसैक्रल। बोले क्रेनियोसैक्रल का मतलब क्रेनियल नर्व और सैक्रल नर्व। तो पूछे नाम बताओ कौन सी वाली, तो आप बताओगे 3rd, 7th, 9th, 10th क्रेनियल और 2nd, 3rd, 4th सैक्रल नर्व इसमें इन्वॉल्व है। इसमें 12 पेयर थोरैसिक और शुरू की 3 पेयर लंबर नर्व इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इनमें हार्मोन भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें एड्रेनलिन और एसिटल कोलाइन, इसमें सिर्फ एसिटल कोलाइन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। कौन? एड्रेनलिन एंड एसिटल कोलाइन इन्वॉल्व है और इसमें ओनली एसिटल कोलाइन, ठीक है। इसमें सिर्फ एसिटल कोलाइन इन्वॉल्व है। ये करता क्या है सिंपैथेटिक, मैं बताता हूं। इमरजेंसी में हेल्प कराएगा, हार्ट बीट इंक्रीज कर देगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, आपकी प्यूपिल डायलेट हो जाएगी, प्यूपिल
डायलेट्स, मतलब आंखें फैल जाएंगी। आई की जो प्यूपिल होती है, प्यूपिल को बोलते हैं हिंदी में पुतली, वो फैल जाती है गुस्से से। ठीक है। मुंह में जो सलाइवा का सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा, सलाइवा सिक्रीशन वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। ब्लड में ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट्स, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और यहां पर सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, मैंने केवल नॉर्मल लिख दिया है। हार्ट बीट नॉर्मल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल, प्यूपिल डायलेट की जगह कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब नॉर्मल हो जाएगी। सलाइवा सिक्रीशन कम हो गया था, फिर से बढ़ जाएगा मतलब नॉर्मल हो जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया था, वो घट जाएगा मतलब नॉर्मल हो जाएगा। ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई थी, वो फिर से डायलेट हो जाएगी मतलब नॉर्मल हो जाएगी। तो ये हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन है, ये सिस्टम इमरजेंसी सिस्टम है, उसको बाद में ये नॉर्मल। भाई देखो मारपीट हो रही थी तब तो ये काम कर रहा था, क्या हार्ट बीट बढ़ती रहेगी, कंट्रोल नहीं होगी? तो वो कंट्रोल करेगा ये वाला। तो यहां पे मेरे ख्याल से नर्वस सिस्टम की सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।